आखिरकार स्मार्ट बीटा फंड्स क्या होते हैं और इनमें निवेश से क्या फ़ायदा होता है। इस तरह के फंड्स के साथ साथ पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेडरअप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ जी। राघवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मनीलाइन को समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अभी हमने जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं उनके बारे में समझा। आजकल ये जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपकी क्या राय है सर, क्या निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं? तो संदीप, स्मार्ट बीटा इज पार्ट ऑफ पैसिव स्ट्रेटजी, जो पैसिव इन्वेस्टिंग जो आजकल ग्लोबली बहुत पॉपुलर हो गई है। स्मार्ट बीटा उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। ओके। और उसका लॉजिक सिर्फ ये है कि आप जब कोई इंडेक्स खरीदते हैं तो इंडेक्स के अंदर कुछ चीजें, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि जहां पर मोमेंटम आपके फेवर में है, और कुछ कंपोनेंट्स या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां मोमेंटम आपके फेवर में नहीं है। और ये स्मार्ट बीटा फंड्स कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यूएशन यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर हैं जो कि पॉजिटिव मोमेंटम है जहां पर, और वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो दे ट्राई टू बीट द इंडेक्स थ्रू दिस। पर मेरा सोचने का थोड़ा सा तरीका अलग है मार्केट से। जब मैं पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ कि इंडेक्स को बीट करना मुश्किल काम है। ओके। और मैं इसलिए एक्टिव फंड्स छोड़ के पैसिव जा रहा हूँ। तो एक फंड मैनेजर जब एक स्टॉक को इवेलुएट करता है तो बहुत तरीके के फैक्टर्स लगा के करता है उसको। ओके। और कुछ चीजें उसमें क्वालिटेटिव हैं, कुछ चीजें आप फिनेंस के रेशियोज और ये सबसे समझ सकते हैं, कुछ चीजें टेक्निकल हैं। पर इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस सेलेक्टिंग अ गुड स्टॉक। ओके। तो जो आदमी अगर एक्टिव मैनेजमेंट में ही बिलीव नहीं कर रहा है तो फिर वो टेक्निकल में क्यों बिलीव कर रहा है ना? तो या तो आप कंप्लीटली पैसिव जाइए, तो और या फिर कंप्लीटली एक्टिव जाइए। तो मेरा सोचने का तरीका ये है कि स्मार्ट बीटा में आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म के पीरियड में कुछ फायदा मिल जाए कभी कभी, पर एज अ स्ट्रेटेजी स्मार्ट बीटा कैन नॉट आउट परफॉर्म अ पैसिव इंडेक्स जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग सम टेक्निकल इंडिकेटर्स। ओके। तो स्मार्ट बीटा और एक्टिव वहां पर कहीं सिमिलैरिटी हो जाती है। एक्टिव मैनेजर जो है बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा है या टॉप डाउन कर रहा है, उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर रहा है कौन सा स्टॉक्स लेना है कौन सा नहीं लेना है। स्मार्ट बीटा वही चीज कर रहा है, पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स लगा के कर रहा है। ठीक है, समझ गया सर कि पैसिव इन्वेस्टमेंट का ही ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम स्मार्ट बीटा की बात करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये केवल छोटी अवधि के लिए ही कारगर साबित हो सकता है। लंबी अवधि के लिए ये किसी इंडेक्स के रिटर्न को बीट करेगा उसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि ये कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके इसे हम अपनाते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर देखें तो एक्टिव इन्वेस्टिंग हो सकता है कि ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि क्या किसी निवेशक के लिए ये सही रणनीति होगी कि ज़्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए वह अपने पोर्टफोलियो का 100% हिस्सा, यानी कि जो पूरा हिस्सा है वो म्यूचुअल फंड्स में लगा दे? तो दो चीजें हैं। एक तो एसेट एलोकेशन जो है ना, फाइनेंस के फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको लोग सबसे कम वैल्यू करते हैं, पर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको राइट एसेट एलोकेशन से ही आता है। कि आप एसेट एलोकेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। एग्जैक्टली। ओके। और रिस्क डाइवर्सिफाई करने का एक जो आउटकम होता है वो होता है एनहांस्ड रिटर्न्स। क्योंकि जैसे अगर आप 100 रुपए को आपने 200, अगर 100% रिटर्न किया तो 200 रुपया बन गया, और उसमें 50 रुपए अगर आपने गंवा दिए तो फिर से 100 रुपए बन गए। एग्जैक्टली। बट अगर 100 रुपए में 10-10 रुपए करके भी कमाते रहे तो 1-2 साल के बाद वो 120 हो जाता है, जो कि 100 से कहीं जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, जरूर करिए, पर आपका एक उतना ही पोर्शन जाना चाहिए। एंड मैं समझ रहा हूं कि जब आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तब आप इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं। और नहीं तो म्यूचुअल फंड में तो 100% डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास गोल्ड फंड भी है, आपके पास पैसे फंड भी है, आपके पास फिक्स्ड इनकम में एंटायर रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम
और एंटायर टाइम होराइजन के हिसाब से फंड्स हैं अवेलेबल। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी फंड्स में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तमाम तरीके की थीम्स हैं। तो अगर आप पूरा का पूरा अपना एसेट एलोकेशन खाली म्यूचुअल फंड से करेंगे तो भी पॉसिबल है। तो अगर कोई चाहे आदमी कि मैं एक भी रुपया फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखूं, पीपीएफ में नहीं रखूं, कहीं भी नहीं रखूं, खाली म्यूचुअल फंड में जाऊं, तो वो अपना एसेट एलोकेशन कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इतना आजकल आज म्यूचुअल फंड में उतने हैं। पर अगर आप खाली इक्विटी की बात कर रहे हैं तो इक्विटी का जो पैसा है वो तो आप म्यूचुअल फंड में डाल ही सकते हैं पूरा, और बहुत आसानी से, और इनफैक्ट रेकमेंडेड भी है। एक आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, और सेफेस्ट व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, नॉट सोर्स, व्हीकल। एंड पर उसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी करनी है आपको। लिक्विड में भी रखना है पैसा, आपको फिक्स्ड में भी रखना है, आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज भी खरीदनी है, आपको गोल्ड भी खरीदना है, जो डाइवर्सिफिकेशन का एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। तो एसेट एलोकेशन का वो पोर्शन जिसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डाइवर्सिफाई किया जा सकता है उसको करिए, पर उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी, उसके बिना आपका पोर्टफोलियो अधूरा रहेगा। ठीक है, तो जवाब इसका यही है कि अगर क्या आप अपना पूरा पैसा या 100% एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एसेट एलोकेशन है वो सही हो, क्योंकि आपका एसेट एलोकेशन इस तरफ इशारा है कि आप अपना जो रिस्क है उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि आपका जो रिटर्न है वो इन्हेंस हो सके, आपके रिटर्न बढ़ के आ सकें। अगर आप एसेट एलोकेशन सही से करते हैं तो आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में वो तमाम तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आप अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करके अपने जो रिटर्न्स हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ रही हैं और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर है, यानी कि उठापटक काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में किसी निवेशक को खासकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं और बाजार में वॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा है? तो ब्याज दरों का और इक्विटी मार्केट का कोरिलेशन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ही होता है, और म्यूचुअल फंड जो हैं लंबी अवधि के निवेश के ही व्हीकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। तो इसलिए आप अगर इक्विटी मार्केट में डालना चाहते हैं तो आप ये परवाह मत करिए ब्याज दर कम है या ज़्यादा है, आपकी जैसी एसआईपी चल रही है वैसे करते रहिए। जब भी आपके पास लमसम पैसा आ रहा है तो मार्केट में डालते रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टाइम चाहिए, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को टाइमिंग नहीं चाहिए। पर अगर आप फिक्स्ड इनकम में डालना चाहते हैं और उससे फायदा उठाना चाहते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो यील्ड्स पोर्टफोलियो की हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर एक इनकम फंड का अगर आप उदाहरण लें, या गिल्ट फंड का उदाहरण है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड का, तो 1-1.5 साल पहले जब इंटरेस्ट रेट्स कम थे तो वहां पर जो यील्ड ऑफ द पोर्टफोलियो थी, जो कि इंटरेस्ट कमाती है हर साल, वो थी 5-5.25%, 5.5% के आसपास। अभी वो बढ़ के 7% के आसपास हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो गिल्ड फंड आपको 5.5% हर साल जब दे सकता था, वो फंड अभी 7% देने वाला है। और अगर लेट्स से अगर हम उम्मीद करें कि 2-3 साल के बाद इंटरेस्ट रेट्स फिर से नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा प्राइस गेन भी आ सकता है। तो जब भी यील्ड्स ऊपर चले जाती हैं और लेट्स से तो ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जो हैं, जो कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स हैं या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं या इनकम फंड्स हैं, दे बिकम वेरी अट्रैक्टिव। एंड शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं जहां पर एवरेज मैच्योरिटी कम है, या शॉर्ट टर्म फंड है जहां पर एवरेज मैच्योरिटी कम है, दे बिकम अ लिटिल अनअट्रैक्टिव। ओके, तो इस समय अगर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले गए हैं ऑलरेडी और थोड़े और ऊपर जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर अपने थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज या लॉन्ग टर्म फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म फंड्स जो है उसमें आप अपना निवेश शिफ्ट कर सकते हैं, केवल इसलिए कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और शायद आने वाले समय में और भी इनमें इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन शेयर बाज़ार की जहाँ तक बात है तो राघवेंद्र साहब हमें बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ही केवल कोरिलेशन होता है ब्याज दरों का, अगर बाज़ार से हम उसे कंपेयर करें, क्योंकि लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स में आपको लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना है, तो आपको टाइमिंग नहीं करनी है, टाइम देना है अपने म्यूचुअल फंड निवेश को, तो ही जाके आपका जो पैसा है वो मार्केट्स में बनेगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो नए फंड ऑफर्स यानी NFOs हैं उनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भरमार हो गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी NFO में निवेश कर रहा हो तो उसे
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी जब नया एनएफओ आता है उसमें निवेश करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एनएफओ में जब आदमी निवेश कर रहा है तो पहले तो जो फंड मैनेजर कौन है उसका, ओके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आदमी मैनेज करेगा उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि आपके पास फंड का तो ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं। हम्म। तो यू कैन से दैट फंड इज एज गुड एज द फंड मैनेजर। फंड हम्म। मैनेजर अच्छा होगा तो फंड में अच्छा कमाई होगी। तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। ठीक है। और फिर अगर कोई ऐसी थीम जो एनएफओ लेके आ रहा है जो कि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप उस एनएफओ को देख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स हैं तो एक और लेके क्या करेंगे, जस्ट बिकॉज देयर इज एन एनएफओ। पर हम्म। आज कोई लेट्स से कोई कंज्यूमर थीम का फंड लेके आ रहा है और आपको वो फंड मैनेजर अच्छा लगता है और आपके पास कंज्यूमर थीम का कोई फंड है भी नहीं, तो आप फिर थोड़ा डाल सकते हैं। ठीक है, तो दो मेन अहम फैक्टर्स है जो कि हमें राघवेंद्र सर ने बताए हैं। कोई एनएफओ जब आप निवेश करने के लिए चुनते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए? पहला, फंड मैनेजर, क्योंकि आपके पास जो फंड में आप निवेश कर रहे हो उसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, उसी के बेसिस पे, उसी उम्मीद में आप पैसा लगा सकते हैं कि हाँ, फंड मैनेजर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है, तो जिस फंड में मैं पैसा लगा रहा हूँ हो सकता है कि वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हो रखे। दूसरी बात यह है कि आप थीम देखिए कि किस सेक्टर में, किस थीम में वो जो फंड आ रहा है वो पैसा या लगाएगा या निवेश करेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से वो थीम मौजूद है, कोई लार्ज कैप फंड आ रहा है तो लार्ज कैप पहले से ही मौजूद है, तो आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, यानी कोई कोई नया इन्वेस्टमेंट होराइजन प्रोवाइड करता है, तो ही आप उस एनएफओ में पैसा लगाइए। तो दो फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, पहला फंड मैनेजर और दूसरा थीम। किस थीम पे वो एनएफओ आ रहा है उसके बेसिस पे ही आप इस चीज़ का चयन करें कि आपको जो नया एनएफओ है उसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। सर ये भी बताइए कि अगर बाजार के मौजूदा हालात को देखें तो आपके हिसाब से निवेशकों के लिए किस तरह के फंड्स का चुनाव करना सही है? स्मॉल मिड कैप फंड्स या तो फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स? दोनों ही अच्छी थीम्स हैं। देखिए, स्मॉल कैप फंड का और मिड कैप फंड जो हैं वो छोटी कंपनियों में निवेश कर रही हैं, जो कि जहां पर ग्रोथ रेट काफी अच्छी रहती है। हम्म। आज कोई भी बिजनेस है, अगर आप देखो तो जैसे अगर किसी का रेवेन्यू 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो उसका हम्म। 100 से 200 करोड़ का रेवेन्यू करने में ज्यादा वक्त उसको नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और रेवेन्यू बहुत छोटा है। तो बेस इफेक्ट ऐसा है कि एब्सोल्यूट नंबर में 100 करोड़ का 200 करोड़ बड़े आराम से हो सकता है। पर अगर किसी कंपनी का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसको 20,000 करना है तो उसको मुश्किल काम है, एग्जैक्टली। टाइम लगेगा। तो इसलिए जनरली ये देखा गया है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज है वहां पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है और हम्म। उसकी वजह से जो प्रॉफिट ग्रोथ है हम्म। वो ज्यादा रहता है। तो स्मॉल कैप पर उसकी वजह से दूसरी चीज, और एक नेगेटिव क्या है स्मॉल कैप का, बिकॉज लिक्विडिटी कम होती है, उनके मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम है। हम्म। वहां पर निवेशकों का ज्यादा निवेशक नहीं है। फ्लोटिंग स्टॉक जो होता है, जो प्रमोटर के अलावा जो पब्लिक के पास है, वो बहुत कम होता है। कम होता है। तो इलिक्विडिटी होती है। तो ये सब नेगेटिव्स। इसकी वजह से वॉलेटिलिटी इन स्मॉल कैप इज मच हायर देन लार्ज कैप। तो जो भी स्मॉल कैप फंड अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये सोच के लेना है कि ये 7-8 साल 10 साल मेरे पास रहेगा। अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपको जनरली ये देखने को मिलेगा कि अगर लार्ज कैप में मेरे को 12% का रिटर्न आया तो स्मॉल कैप में 13-14% का आ सकता है। सेम चीज मिड कैप के लिए भी अप्लाई करती है। ओके। और फ्लेक्सी कैप का एक एडवांटेज ये है कि मार्केट में हर मार्केट में कोई ना कोई थीम चलते रहती है। जैसे पिछले 3 महीने में आप देखोगे, लार्ज कैप तो चल गए, हम्म। बाजार 15,200 के भाव पर था, अभी 18,000 हो गया है। तो करीब करीब 15% ऊपर चला गया बाजार। पर स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी रैली नहीं है ये कुछ। हम्म। तो ये क्या है, ये बाजार के थोड़े सी ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, हम्म। फ्लेक्स फंड इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर दोज इनएफिशिएंसीज। कि अगर लार्ज कैप में ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है तो वो लार्ज कैप में जाएगा, थोड़ा एलोकेशन बढ़ा देगा। हम्म। या लगता है कि बाजार बहुत नीचे गिर गया है और स्मॉल कैप सस्ते में मिल रहे हैं तो वो स्मॉल कैप में चला जाएगा। तो हम्म। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। तो दोनों थीम रहनी चाहिए पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए। थोड़ा टाइम होराइजन डिफरेंट हो जाते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप ले रहे हैं तो ज्यादा टाइम होराइजन है आपके लिए, 7-8 साल। अगर आप फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं तो मे भी 4-5 साल का टाइम होराइजन भी अच्छा टाइम होराइजन। ओके, तो राघवेंद्र सर हमें बता रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो में कोई भी स्कीम का जब चयन करते हैं तो
स्मॉल कैप मिड कैप भी हो सकते हैं, वो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी जब आप फंड का चयन करते हैं तो टाइम होराइजन क्या है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब आप स्मॉल कैप मिड कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में चुनते हैं फंड्स को, तो आपको टाइम होराइजन कम से कम 7 से 8 साल का रखना चाहिए। वही फ्लेक्सी कैप जो हैं वो चूंकि एलोकेशन में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो उस लिहाज से आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल का समय तब भी देना है अगर आप फ्लेक्सी कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आप चयन किसी भी तरह के फंड का कर सकते हैं, लेकिन उसका जो टाइम होराइजन, आप कितने समय के लिए उसमें निवेशित रहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हमें राघवेंद्र सर बना रहे हैं।